अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मेंटी मुकाबला हुआ और मेंटी मुकाबला में फ़िज़िक्स वर्सेस केमिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी आपने देखा कि कौन से स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया। उस मेंटी मुकाबला की डिस्कशन पेंडिंग थी, तो इस वीडियो लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। So फर्स्ट एमसीक्यू है, 3 equal point charges are placed at 3 corners A, B and C of a square ABCD. If force between the charges at A and B is F12 and that between A and C is F13, the ratio between F12 and F3. देखिए, हमें यहाँ पर कहा गया कि 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं जो 3 कॉर्नर्स के ऊपर हैं। किसके कॉर्नर्स हैं? वो एक स्क्वायर के। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहाँ पर आप लोग एक स्क्वायर में उसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस को मेंशन कर देंगे। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अगर आप C को यहाँ पर मेंशन करें कोई मसला नहीं। पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज मैं ले लेता हूँ, यहाँ भी पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ भी पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। तीनों चार्ज के बारे में ये कहा गया कि तीनों चार्जेस हमारे पास इक्वल हैं। तो ये चार्ज भी Q, ये चार्ज भी Q, ये चार्ज भी Q। अब उसने ये कहा कि A और B के दरमियान जो फोर्स है दैट इज F12, तो F12 फोर्स है बिटवीन A एंड B, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2, तो दोनों चार्जेस इक्वल हैं, Q1 Q2 मल्टीप्लाई होंगे तो K Q स्क्वायर आ जाएगा। और डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, और स्क्वायर है, हर साइड का डिस्टेंस x ही होगा, तो यहाँ पर नीचे आ गया x स्क्वायर। इसी तरह से जो फोर्स है बिटवीन A एंड C, के A और C के दरमियान फोर्स, उसको उसने नाम दिया F13 का। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे K Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों चार्ज इक्वल हैं A और C पर। अब जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के दरमियान डायगोनल डिस्टेंस है, मींस हमें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होगा? आपके पास ये साइड x, तो ये साइड भी x, तो पैथागोरस थ्योरम से आप इस साइड को फाइंड कर लेंगे। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। अब यहां डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में आता है r का स्क्वायर, तो ये बेसिकली वो r है, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 2 टाइम x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको इनकी रेशो चाहिए, तो F12 को डिवाइड कर दें F13 से। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास K Q स्क्वायर ओवर x स्क्वायर न्यूमरेटर में और K Q स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर डिनोमिनेटर में। K Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या थी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ सरफेस इज कंसिडर टू बी एट, ये एक इंफॉर्मेशन है कि अर्थ सरफेस को क्या कंसिडर किया जाता है। याद रखिएगा कि अर्थ सरफेस इज कंसिडर टू बी एट जीरो पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन हमारे पास ये कि याद रखें कि अर्थ न्यूट्रल नहीं है, मतलब ये ना समझिएगा कि अर्थ हमारे पास न्यूट्रल है इस वजह से इसको हम कहते हैं कि जीरो पोटेंशियल के ऊपर है। अर्थ के ऊपर हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसको एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया जा सकता है कि अर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है। और हमारी जो एटमॉस्फेयर है, कॉस्मिक रेस की वजह से जो आयनाइजेशन होती है, तो वहां पर जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहां पर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव या पॉजिटिव आइंस। इसका मतलब एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, अर्थ के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज कंडक्ट होगा। जब चार्ज कंडक्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये अर्थ की सरफेस को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव आइन नेगेटिव की तरफ जब आएगा तो हमारे पास वो अर्थ को कर देगा न्यूट्रल, और इसकी वजह से अर्थ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? दैट विल बी एट जीरो पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट into a uniform electric field of intensity 9.1 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, the acceleration produces। क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेंशन है 9.1 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, वहां पर हमने प्रोजेक्ट किया, तो बताएं उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? एक्सेलेरेशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल होती है फोर्स ओवर मास। अब यहाँ जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है EQ, तो EQ ओवर m फार्मूला बन गया। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड है 9.1 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹
और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31। तो देखें क्या चीज़ कैंसिल होती है, 9.1 कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी पावर है जो सॉल्व करनी है, -19 + 3 क्या हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा। तो 1.6 10⁻⁻16, -31 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, तो +31 -16, ये आपके पास पावर आ जाएगी 10⁻15 और यूनिट होगा एक्सेलेरेशन मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है इसका, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपको गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन याद है, तो गॉसेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें वो यही बात करता है कि हमारे पास एक हॉलो चार्ज अगर स्फीयर है तो हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। और इनसाइड सिर्फ सेंटर में नहीं, हर पॉइंट पे, कहीं भी आप इनसाइड देखें तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होगा कि डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर टू द स्फीयर। उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि उसने डज नॉट लिखा था। अगर आउटसाइड की बात की जाए तो याद रखिएगा कि आउटसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है और डिस्टेंस की पावर 2 के साथ जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। यहां मैं आपको इसका ग्राफ अगर बताऊं कि हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, और ग्राफ में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं कि हमारे पास आउटसाइड में, तो मैं यहां पर क्वांटिटीज लेता हूं अलोंग वाई ई और अलोंग एक्स मैं ले लेता हूं डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट जो मैं ओरिजिन का है इसको मैं अज्यूम कर लूं कि ये मेरे पास सेंटर है, इसको मैं ओ बोल देता हूं और ए पॉइंट बोल देता हूं जो एट द सरफेस है, तो लेट्स से ये पॉइंट ए है। तो क्या होगा, फ्रॉम ओ टू ए, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ग्राफ यहां पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा कि ओ से लेकर ए तक इंटीरियर सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओ टू ए क्या है, 0। ए पॉइंट के ऊपर ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। अब अगर हम ए से दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस की पावर 2 के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द सरफेस मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पावर 2 के साथ डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ कर्व बनेगा और ये कर्व शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस की पावर 2 के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो यहां सिंपली हमसे पूछा गया था कि कहां एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंटीरियर में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सटीरियर के बारे में याद रखिएगा कि वो एग्जिस्ट करती है और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। और यहाँ एक और पॉइंट बताता जाऊं कि इनसाइड अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो याद रखिएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना, जितना सरफेस पे होगा उतना हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और ये कांस्टेंट नॉन जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटी ऑफ 25 माइक्रोफैरड। ये मैंने आपको टेस्ट में बताया था कि यहाँ पर मिस्टेक है, ये माइक्रोफैरड है, ये भी माइक्रो है और ये भी माइक्रो है। ऑप्शंस में करेक्शन है कि वहाँ माइक्रो ही है। तो टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटी ऑफ 25 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब उनको पैरेलल में अटैच किया तो कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड है। एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, और जब सीरीज में अटैच किया तो 6 माइक्रोफैरड है। देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज आर, हमें उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज यानी कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। देखिए हमें दो रिजल्ट्स यहां पर दिए गए। हमें कहा गया कि जब वो पैरेलल में है तो उनकी जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट वो 25 है, और जब उन कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में अटैच किया तो तब उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, दैट इज 6 माइक्रोफैरड। आपने फाइंड करना है कि C1 और C2 की वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करते हैं तो आप कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली सम से। और जबकि सीरीज के अंदर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो आप रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। और अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं कि ऊपर आएगा प्रोडक्ट उसको सॉल्व करने से और नीचे आएगा सम। अब पैरेलल की बेस पे मैं आंसर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शंस को ऐड करूं तो चारों ऑप्शन का सम 25 आ रहा है, क्योंकि C1 + C2 कितना होना चाहिए, 25, वो तो हर एक का आ रहा है।
इसका मतलब इसका आंसर चेक करने के लिए मुझे सीरीज के इस रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सीरीज वाले फार्मूला को 1 बाय 1 अप्लाई करो और ये देखो किसको सॉल्व करने से आंसर 6 आता है। तो चले सॉल्व करते हैं। अगर मैं अल्फा ऑप्शन को सॉल्व करता हूं इस फार्मूला से कि ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा सम और आंसर आना चाहिए 6, तो 16 को मल्टीप्लाई करें 9 से और नीचे 16 प्लस 9 25। 16 इंटू 9 क्या होता है 144। तो क्या 144 ओवर 25 6 होता है? नो, ये लेस देन 6 होता है। तो अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा ऑप्शन को देखें। दोबारा प्रोडक्ट ओवर सम डायरेक्ट करता हूं। प्रोडक्ट 20 इंटू 5 ऊपर 100 आएगा, नीचे सम 25, ये तो पता चल गया 4, ये ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली को चेक करें। प्रोडक्ट ऊपर लें 150 और नीचे सम लें 25, तो 25 इंटू 6 150। तो यही तो हमें चाहिए था कि सीरीज में उनका आंसर 6 आता है। तो चार्ली वो ऑप्शन है जहां सीरीज में आंसर 6 आएगा और पैरेलल में कॉम्बिनेशन से आंसर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A capacitor is charged by a cell which is then disconnected. A dielectric slab is introduced between the capacitor plates then. अब स्टेटमेंट को पढ़ें। कैपेसिटर को चार्ज किया गया, कैपेसिटर चार्ज है, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। केस है पता चल गया कि ये डिस्कनेक्टेड का केस है, मींस चार्ज प्लेट्स के साथ कोई भी पोटेंशियल सोर्स अटैच नहीं है। और ये केस हमने पढ़े थे कि अगर कैपेसिटर चार्ज हो और बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा। याद रखिएगा, जब बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिक्रीज करता है और C इज इक्वल टू Q ओवर V के फार्मूला में V के साथ C का इनवर्स रिलेशन है, तो V अगर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप देखो, फर्स्ट कहता है चार्ज हमारा इंक्रीज करता है, तो चार्ज तो कांस्टेंट है। बीटा कहता है चार्ज रिमेन सेम, करेक्ट है। चार्ली कहता है कैपेसिटेंस इंक्रीज, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two plates are at potential 20 volt and negative 20 volt. If the separation between the plates is 1 centimeter, the electric field between them will be. देखिए, दो प्लेट्स का पोटेंशियल में गिवन है 20 वोल्ट और नेगेटिव 20 वोल्ट और जो प्लेट्स में स्पेसिंग है 1 सेंटीमीटर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है या पोटेंशियल ग्रेडियंट, फार्मूला होता है डेल्टा V ओवर D। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए अब पॉजिटिव के पोटेंशियल में से नेगेटिव के पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे और डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अब पॉजिटिव का पोटेंशियल है 20 और नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव 20 और डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करें मीटर में तो 1 डिवाइड बाय 100। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर आ गया 400 और 100 जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये ऊपर आ गया 40 और 100 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 40 इंटू 100 रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 4000 और यूनिट न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। A steady current flows in a conductor of non-uniform cross section. The charge passing through any cross section per unit time is. अच्छा, यहाँ पर मैं करेक्शन भी करता जाऊँ। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था स्टेडी करंट से रिलेटेड। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जब करंट हमारा स्टेडी हो तो चार्ज जो होता है पर यूनिट टाइम वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये करेक्शन याद रखिएगा कि स्टेडी करंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म करंट, कांस्टेंट करंट, और जो कांस्टेंट करंट है वो एरिया या किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टेटमेंट है अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम ये कांस्टेंट रहेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारे पास अगर करंट स्टेडी, और ये करेक्शन भी है उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, जब करंट स्टेडी होगा तो चार्ज ओवर टाइम यानी करंट ये थ्रू आउट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर फिर क्या होगी कि हमारे पास द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था, डेल्टा। तो ये टेस्ट में भी गलत मार्क हुआ था। इसका आंसर अल्फा नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन।
ये एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, तो ये मैंने वेरीफाई भी इसको किया था, तो इसका आंसर हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर स्टेडी करंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द resistivity of the potentiometer wire is rho and area of cross section is a, the potential gradient along the wire will be। अब क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर विल बी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, और अलोंग द वायर का मतलब होगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसमें डिस्टेंस वायर की लेंथ होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में डेल्टा वी ओवर डी होता है, यहां पर एल है, ये हमने फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा? इसको फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा वी की जगह यूज करेंगे आई आर। क्यों मैंने आई आर यूज किया? ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ करंट है। अब ऑप्शन में हमारे पास रो भी है, रेजिस्टिविटी भी है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दोगे उसके फार्मूला से, और वो क्या है, वो रो एल ओवर ए है, तो यहां पर एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा आई टाइम्स रो डिवाइड बाय एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज 50 एट 50 डिग्री सेल्सियस। आर टी की वैल्यू 50 है जब आपका टेम्परेचर 50 है, और फिर कहता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू 100 है तो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम है। तो बताएं उस वायर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो फार्मूला आपका है वो क्या है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है 100 या 50, इसका आप जब 0 से लोगे डिफरेंस तो यही आएंगे, 100 और 50 ही आएंगे। अब दो आपके पास डेटाज हैं, तो दो डेटाज में क्या चीज सिमिलर है? अल्फा, वायर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो सेम है। इसका मतलब दो दफा आप इस फार्मूला को यूज करोगे, एक दफा 50 ओहम और 50 डिग्री सेल्सियस के लिए, और एक दफा 60 ओहम और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो पहले अगर मैं 50 के लिए यूज करूं तो यह आएगा अल्फा इज इक्वल टू 50 माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू 50, और जब मैं यूज करूंगा इसको 60 के लिए तो फिर ये क्या आएगा, 60 माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, और टेम्परेचर आपके पास क्या है दूसरा, वो 100 है। अब इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, अल्फा सेम है, दोनों को कंपेयर करो तो क्या रिजल्ट आएगा, 50 माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू 50, और यहां पर आ गया 60 माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू 100। अब सिंपल सोल्यूशन है, देखो क्या चीज कैंसिल आउट होती है, आर नॉट ये डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 50 इंटू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ 50 से और आर नॉट से, यह आ जाएगा 100 माइनस 2 टाइम्स आर नॉट इज इक्वल टू 60 माइनस आर नॉट। अब आर नॉट को एक तरफ और 100 और 60 को एक तरफ करें तो ये 60 यहाँ पर आके लेफ्ट पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आएगा 100 माइनस 60, और ये नेगेटिव आर नॉट राइट पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 2 आर नॉट, और ये नेगेटिव है पहले से, नेगेटिव आर नॉट, तो ये आ गया 100 माइनस 60 40, तो आर नॉट इज इक्वल टू 40 ओहम आपका राइट आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है, दैट इज डेल्टा। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लें, तो याद रखें प्रैक्टिस ही इसमें आपको हेल्प करती है कि जब आपने मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं तो आपको पता होता है कि स्टेटमेंट पढ़ने के साथ ही कि आप में के पास इस क्वेश्चन का हिंट क्या है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन में 2 दफ़ा डाटा दिया हो तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है, जहाँ कोई ना कोई चीज़ सिमिलर होती है, और जो चीज़ सिमिलर होती है उसको आप इक्वल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपको टेस्ट वाले टाइम पे लगेगा जैसे पहले से ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस आर हैज अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड, अब हिंट मिल गया, ये स्ट्रेच का केस है, यूनिफॉर्मली टू फॉर्म अ वायर ऑफ रेडियस आर बाय 4, और स्ट्रेच करने से उसका रेडियस आर बाय 4 हो गया, तो कहता है अब रेजिस्टेंस क्या होगी। हम जानते हैं कि जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है
जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। जिस फ्रैक्शन में लेंथ बढ़ती है उस फ्रैक्शन में एरिया कम होता है, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब यहां पर आपके पास रेडियस गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप रेडियस से फाइंड करोगे उसका एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास रेडियस क्या हो गया, r/4, तो ये आपके पास r/4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब आपका एरिया a/16 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जितना एरिया कम होगा उतनी लेंथ ज्यादा होगी। अगर एरिया a/16 तो लेंथ आपकी 16 टाइम इंक्रीज होगी, ताकि ओवरऑल वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब रेजिस्टेंस के फार्मूला को यूज कर लें, रो टाइम्स L/A। तो यहां पर लेंथ आपके पास कितनी हो रही है, 16 टाइम्स, और एरिया आपके पास हो रहा है a/16। तो 16 मल्टीप्लाई 16 से होगा, यानी 16 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ गया, 256 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज बीटा। यहां पर अगर आप शॉर्टकट को यूज करना चाहें तो मैंने आपको लेंथ का, एरिया का और रेडियस और डायमीटर का शॉर्टकट बताया था। मैं आपको बता दूं दोबारा से शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट्स याद रखिएगा, अप्लाई तब होने हैं जब स्ट्रेच के क्वेश्चन आएंगे कि वायर को स्ट्रेच किया है। 1 बाय 1 सुने अब जरा, और इनको कोशिश करें कि याद रखें। पहला शॉर्टकट, अगर आपके पास वायर को स्ट्रेच करने से लेंथ L टाइम्स हो जाती है तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो N स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं कहता हूं लेंथ डबल 2 का स्क्वायर 4। दूसरा शॉर्टकट, अगर वायर को स्ट्रेच करने से आपका जो एरिया है वो कितना हो रहा है, दैट इज N टाइम्स A, कि एरिया N टाइम्स हो गया। स्ट्रेच करने से याद रखिएगा एरिया रिड्यूस ही होगा, तो यहां पर N की वैल्यू लेसर होगी 1 से, तो फिर आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप अपनी एक्चुअल रेजिस्टेंस के साथ N स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। यानी फर्ज करें यहां पर N की वैल्यू 1/2, तो यहां 1/2 डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और तीसरा शॉर्टकट जो रेडियस और डायमीटर के लिए है, कि स्ट्रेच करने से अगर रेडियस आपका N टाइम्स हो जाता है तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो R/N⁴ होगी। और सेम डायमीटर के लिए ये 4 पावर क्यों आई, क्योंकि 1/2 ये आएगी एरिया वाली और 1/2 हमारी शॉर्टकट वाली आएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करके देखूं तो फिर देखें आंसर क्या होगा। यहां पर आपके पास रेडियस हो रहा है R/4, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो N की वैल्यू है वो 1/4 है। शॉर्टकट अप्लाई करें रेडियस वाला, तो रेडियस वाले शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो R/N⁴ होगी। N की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ 1/4 की पावर 4 लेनी है, तो 4 की पावर 4 लें, मीन्स 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और 16 इंटू 4 इंटू 4 मीन 64 इंटू 4 256, और ये 256 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आएगा कि रेजिस्टेंस विल बिकम 256 टाइम्स, क्योंकि 4 इंटू पावर 4 का मतलब है कि 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो जो मेथड्स हमने पहला अप्लाई किया उससे और शॉर्टकट से आंसर क्या आएगा, सेम। तो आपने स्ट्रेच के लिए इन शॉर्टकट्स को याद रखना है, लेकिन कंडीशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, internal resistance of a cell is 0.1 ohm and its EMF is 2 volt. When a current of 2 ampere is being drawn from it, the potential difference across its terminal is। हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 गिवन है, EMF हमें गिवन है 2 वोल्ट, करंट गिवन है 2 एम्पेयर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द टर्मिनल, मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, E इक्वल होता है VT प्लस IR के, तो यहां से VT किसके इक्वल आएगा, E माइनस IR के। तो E की वैल्यू क्या है 2, करंट की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 इंटू 2 0.2, तो 2 में से 0.2 सेपरेट करें, 1.8 वोल्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 resistor connected in parallel gives effective resistance of 1.2 ohm। कहता है 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में अटैच हुए तो उनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई 1.2 आई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में अटैच करने से 1.2 ओहम आ रही है।
कहता वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, अगर उनमें से एक रेजिस्टेंस ब्रोक हो तो फिर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है वो 2 ओम आती है। तो बताएं उस ब्रोकन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। देखें हमें पता है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R1 + 1/R2 है। अब दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि जब एक वायर ब्रेक हो गई, अब फर्ज करें हमारे पास जो वायर ब्रेक हुई वो कौन सी हुई, वो R2 हुई। तो अगर R2 ब्रेक हुई तो कहता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह 2 पुट करता हूं, R2 ब्रेक हो चुकी है, तो इस डेटा की मदद से आपको R1 की वैल्यू पता चल गई कि R1 कितना है, 2। तो आपने ब्रोकन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ब्रोकन रेजिस्टेंस क्या है, R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, अप्लाई कर दें फार्मूला को 1/R1 + 1/R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.2, R1 आपके पास 2, R2 आपने कैलकुलेट करना। तो देखें हुआ क्या, आपको जो दूसरी कंडीशन दी ब्रोकन वाली, उसकी मदद से आपने क्या किया कि जब उस कंडीशन को अप्लाई किया तो आपको एक वायर की रेजिस्टेंस मिल गई। जब एक की रेजिस्टेंस मिल गई तो पहले वाले डाटा में जहां पर पैरेलल की वजह से 1.2 आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपकी R2 की वैल्यू आ गई। अब 1/2 लेफ्ट पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/R2 इक्वल आएगा 1/1.2 - 1/2। अब इसको तसल्ली से सॉल्व कर लें ताकि गलती ना हो। 1.2 को मैं क्या लिख दूंगा, 12/10। तो 12/10 जब लिखूंगा तो 10 ऊपर और 12 नीचे, -1/2। एलसीएम लें, एलसीएम यहां पर आएगा 12, तो यहां पर आ गया 10, 2 × 6 यहाँ 6, तो 4/12। तो 4/12 मीन्स 1/3। रेसिप्रोकल लें तो R2 की वैल्यू 3 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स। द रेशियो ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम इज। कहते ग्राफ दिया हुआ है जो फ्लो ऑफ करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो करता है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको 2, इसको 3। कहता है इन तीनों पॉइंट्स पे रेशियो ऑफ चार्जेस क्या होगा। देखिए करंट और टाइम के ग्राफ में अगर आप एरिया कैलकुलेट करें, एरिया होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो वो होगा करंट इनटू टाइम, और करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स के पे अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको चार्ज की वैल्यू बताएगा। अब 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स पे आप चार्ज की अगर रेशो कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको तीनों पॉइंट्स पे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट 1 के ऊपर आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितनी है 1 से 2 1, और हाइट कितनी है 2, तो 1 × 2, ये आपके पास आ गया 2। पॉइंट 2 पे बेस आपके पास 2 है, हाइट 1 है, तो ये आपके पास आएगा 2 × 1, ये भी 2 आ गया। और पॉइंट 3 ट्राइंगल है, बेस आपकी 2 है, हाइट भी आपकी 2 है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ टाइम बेस इंटू हाइट, तो ये कैंसिल हुआ, ये भी 2, तीनों 2, तो डिवाइड कर दें 2 से, तो 1:1:1 आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो आइंदा याद रखिएगा कि करंट और टाइम के ग्राफ में जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ वो चार्ज के इक्वल आएगा। लास्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected in series with an external resistance NR. The ratio of the terminal potential difference to EMF. एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r, उसे कनेक्ट किया सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसको हम कैपिटल R से शो करते हैं और वो NR है। फाइंड करें रेशियो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू EMF। आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो किससे, EMF से। तो आपको दोनों के फार्मूलाज पता है, दोनों के फार्मूलाज में गिवन वैल्यूज को यूज करें, आपका आंसर आ जाएगा। चलें सॉल्व करते हैं। अगर मैं फाइंड करता हूं लेट से पहले EMF को, तो EMF का फार्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I × R। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है I × R, तो प्लस IR। अब वैल्यूज पुट कर दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR है, तो यहां पर NR पुट करेंगे तो यह आएगा I × NR, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। कॉमन क्या आता है यहां पर, यहां कॉमन आपके पास आता है I × R, तो I × R कॉमन लें, ये आपके पास आ गया n+1, ये आपके पास EMF की वैल्यू आ गई। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिंपली I × R होता है, तो R क्या है NR, तो ये आ गया NR। अब ये EMF, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आपने रेशियो फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें,
तो यहाँ पर आपके पास आ गया आई टाइम्स एन आर, और नीचे क्या है, सॉरी आर यहाँ पर स्मॉल आएगा, मैंने यहाँ गलती की, या स्मॉल आर, और यहाँ पर भी स्मॉल आर। तो नीचे आपके पास क्या है, आई टाइम्स आर इंटू एन प्लस वन। आई और आर कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, एन ओवर एन प्लस वन। तो सिंपली वैल्यूज को पुट करके आपने डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास क्या है यहाँ पर, चार्ली। तो फार्मूलाज अगर आपको पता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे मेंटी मुकाबला के फिजिक्स के एमसीक्यूज। आई होप कई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, और एक करेक्शन जो मैंने बताई स्टडी करंट के हवाले से, वो भी आप लोगों ने याद रखनी है। अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज़।